नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ बिल पर एनडीए के बगावत के संकेतों की, शरद पवार के बयान से सरकार पर उठे सवालों की, देखेंगे उपचुनाव को लेकर योगी के प्लान को, ओल्ड पेंशन स्कीम पर विपक्ष के दबाव में मोदी के फैसले को, जानेंगे अंबानी पर क्यों की सेबी ने सख्त कार्रवाई, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोलकाता केस में आरोपी समेत 6 का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। इनमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल। 5 सितंबर तक टली केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त। देश भर में लागू होगी बीएनएस की धारा 479। सुप्रीम कोर्ट ने सजा का 1/3 वक्त हिरासत में काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के दिए आदेश। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 33 अंकों की बढ़त के साथ 81,086 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 11 अंकों की बढ़त के साथ 24,823 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। उसके सहयोगी भी उसके साथ खड़े नहीं हैं। यह दावा किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने, जिसके बाद जानकार कह रहे हैं कि मोदी सरकार की कलई खुल गई है। तो ऐसा क्या कहा सैफुल्लाह रहमानी ने जिसने मचाई हलचल? देखिए ये रिपोर्ट। जहां लगातार एक के बाद एक तमाम फैसले वापस लेने से मोदी सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है, तो वहीं अब सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा दावा किया है। रहमानी का दावा है कि उन्होंने इस बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दिग्गजों ने अपनी पार्टियों की ओर से इस बिल का विरोध किए जाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सैफुल्लाह रहमानी ने यह दावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस कॉन्फ्रेंस में एक सुर में इस बात पर हामी भरी गई है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो तमाम मुस्लिम संगठन देश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। नीतीश और नायडू से मुलाकात को लेकर रहमानी ने कहा कि ये बिल हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अन्याय का मामला है। बताते चले कि हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे विपक्ष के बढ़ते विरोध और दबाव के चलते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को जेपीसी के पास भेज दिया था। यानी अब तक तो विपक्षी मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी दल भी उसकी मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। नीतीश और नायडू वक्फ बिल का विरोध करेंगे, ये खबर बीजेपी की नींद उड़ा सकती है। वैसे नींद तो बीजेपी की शरद पवार ने भी उड़ा दी जब उन्होंने सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। उनके बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को विपक्ष के नेता की जासूसी की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ऐसा क्या बोले शरद पवार जिसने बढ़ाया महाराष्ट्र की राजनीति का पारा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी हैं। इसी कड़ी में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पवार ने कहा कि बीजेपी मेरी जासूसी करवा रही है। शरद पवार के इस दावे ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल केंद्र ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में आरक्षण पर बढ़ते संग्राम के बीच शरद पवार की जान पर खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें ये सिक्योरिटी दी जा रही है। इसके लिए 55 जवानों की सीआरपीएफ टीम को तैनात किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी ने उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की है। Z+ सिक्योरिटी के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। पवार ने कहा कि राज्य में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी ने ये कदम उठाया है। पवार ने सीधे सीधे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके इस दावे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव को लेकर बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए चुनाव भी देरी से करवाया जा रहा है। यानी शरद पवार कह रहे हैं कि सरकार उन पर, उनके काम पर नजर रखना चाहती है। वैसे ऐसा ही कुछ सीएम योगी का मानना है, इसलिए वो उपचुनाव से पहले दिल्ली पहुंच गए। सीएम योगी के दिल्ली दौरे ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों अचानक दिल्ली पहुंचे योगी। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की आपसी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच योगी ने चुनाव से पहले ही ये मान लिया कि ये चुनाव कठिन है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत तैयारी करने को कहा।
इस बीच सीएम योगी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की खबरें हैं। नड्डा से मुलाकात करते हुए योगी ने उपचुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। योगी ने साफ कह दिया कि जो गलती लोकसभा चुनाव में की गई उसे नहीं दोहराया जाए। खबरें हैं कि योगी ने 10 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची भी हाईकमान के सामने रख दी है और कहा है कि अगर हाईकमान की तरफ से उम्मीदवारों को थोपा गया तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल योगी विधानसभा उपचुनाव में अब केंद्रीय नेतृत्व के ज्यादा हस्तक्षेप के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। वो उपचुनाव प्रदेश संगठन की ताकत पर लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। योगी के तेवरों से साफ दिख रहा है कि उन्हें हाईकमान की रणनीति पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी में एक बार फिर योगी और हाईकमान के बीच टकराव शुरू हो गया है। सीएम योगी फ्री हैंड लेने बीजेपी आलाकमान से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी आलाकमान योगी के दबाव में आएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में जरूर आ गई है और अब सरकार एक और फैसले पर यू टर्न लेने की तैयारी कर रही है। तो क्या है वो फैसला और क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, देखेंगे इस रिपोर्ट में। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारी विरोध जता रहे हैं, कभी सड़कों पर तो कभी दफ्तरों में, और आखिरकार मोदी सरकार को भी इनकी मांगों के आगे अब झुकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को पत्र भेजकर शनिवार यानी 24 अगस्त को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी हो सकती है। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वेतन की आधी रकम पेंशन के तौर पर मिलती थी, जो सरकारी खजाने से मिलती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है, जिससे कर्मचारी खुश नहीं है और पुरानी योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान ओपीएस बहाल करने का वादा किया था और बजट के दौरान संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था। ऐसे में मोदी सरकार अपने ही फैसले को लेकर घिर गई है और अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सरकार से ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में पीएम मोदी के साथ कर्मचारियों की इस बैठक को लेकर चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या सरकार एक और फैसले को लेकर बैकफुट पर आ सकती है, क्या ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। बहरहाल अब ये तो 24 अगस्त को ही पता चलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे से मोदी सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है। वैसे झटका तो दिल्ली पुलिस को भी लगा, वो भी कोर्ट से, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। तो आखिर क्यों दिल्ली पुलिस पर नाराज हुई कोर्ट, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के शोषण के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई के एक दिन पहले मुकदमा करने वाले 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा लेने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। बता दें कि गुरुवार को महिला रेसलर्स ने दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि शुक्रवार को एक पहलवान की कोर्ट में गवाही होनी है, लेकिन इस गवाही से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली। अदालत ने इस याचिका पर पहले के आधार पर सुनवाई की और दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि तीनों रेसलर्स को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत ने अंतरिम आदेश में ये भी कहा कि कोर्ट के अगले ऑर्डर तक महिला रेसलर्स की सुरक्षा न हटाई जाए। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के 2 विकल्प दिए। इसमें कहा गया कि अगर वे कोर्ट रूम में गवाही देने में सहज हैं तो वे इसकी खुली सुनवाई करेंगे, अगर वे सहज नहीं हैं तो फिर अलग रूम में जाकर बयान दे सकती हैं। ये फैसला पहलवानों पर निर्भर करता है। इसके बाद कोर्ट ने पहलवानों की सहमति पर कहा कि उनकी गवाही जज के सामने होगी। इसमें ब्रजभूषण के वकील भी शामिल नहीं होंगे। ये बयान कोर्ट रूम के साथ कमरे में होंगे। ये बयान कोर्ट रूम के साथ वाले कमरे में होंगे। इस पर ब्रजभूषण के वकील ने कोर्ट को कहा कि महिला पहलवानों की गवाही जज के आगे जरूर हो, लेकिन कोर्ट रूम में गवाह के अलावा दूसरा कोई ना हो। सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण भी कोर्ट में हाजिर रहे। इसके बाद जज के सामने महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए जाएंगे। क्या वाकई पहलवानों की सुरक्षा हटा दी गई थी? ये बड़ा सवाल है जिससे सरकार घिर गई है और अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैसे हमला तो अनिल अंबानी पर हो गया। सेबी ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन जो ले लिया है। सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना ठोका है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मार्केट रेगुलेटर सेबी से अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सेबी ने अंबानी पर 5 साल के लिए शेयर बाजार में लेन देन करने को लेकर बैन लगा दिया। इसके साथ ही अंबानी पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसके साथ ही अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई बड़ा पद नहीं ले सकेंगे। दरअसल अनिल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगा है। सेबी ने पाया है कि अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख अधिकारियों की मिलीभगत से आरएचएफएल से पैसे निकलवाए और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं को दिए गए लोन के रूप में दिखाया, जबकि उन पैसों को अनिल अंबानी ने खुद इस्तेमाल किया। शुक्रवार को यह खबर आते ही रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर और रिलायंस होम के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि अनिल अंबानी के साथ साथ 24 और संस्थाओं पर भी 5 साल का बैन और जुर्माना लगाया गया है। वहीं आरएचएफएल पर भी शेयर मार्केट ने 6 महीने का बैन लगाया है, तो वहीं 6 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। अंबानी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई रुकती नहीं दिख रही है। इस बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा भी शुरू हो चुका है। कीव में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो क्या जंग रुकवाने में कामयाब होंगे पीएम मोदी? देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। शुक्रवार को पीएम रेल फोर्स 1 ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि युद्ध के मैदान में समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि पीएम के इस दौरे का उद्देश्य रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकना है। लेकिन कीव से जो खबर सामने आ रही है, उससे युद्ध रोकने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। वैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जरूर उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति लाने में मददगार साबित होगा। लेकिन पीएम मोदी का दौरा युद्ध पर रोक लगवाना तो दूर, कुछ समय के लिए दोनों देशों को युद्ध विराम समझौता कराने में भी कामयाब होता नहीं दिख रहा है। पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध तो बेहतर होते जरूर नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम ने यह भी कहा कि मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पीएम युद्ध रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि रूस यूक्रेन में ना तो जंग आज छिड़ी है, ना ही पीएम की ज़ेलेंस्की से ये पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं की ये चौथी मुलाकात है। लेकिन अब तक ये युद्ध नहीं रुका, बल्कि इस दौरे से पहले ही यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में घुसपैठ की है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने रूस का भी दौरा किया था, लेकिन युद्ध पर उनके दौरे का कोई असर नजर नहीं आया। ये जंग आज तक चल ही रही है। ऐसे में पीएम का ये दौरा कितना सफल साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी जी सबसे बना के रखते हैं, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति येल्सिन हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हों। आजकल मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर हैं। वहाँ पर ज़ेलेंस्की और मोदी जी ने आपस में क्या बात की हमें तो पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हो मोदी जी ने कहा हो कि आपके यहाँ तो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उन्हें आप बेचते क्यों नहीं? क्योंकि यूक्रेन में अब मुल्क के नाम पर सिर्फ खाली ज़मीनें ही पड़ी हुई हैं और ये ज़मीनें मोदी जी के ख़ास दोस्त येल्सिन के हवाई हमलों से पैदा की हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।